तो यार पिछले क्लास में ना हम लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ा था और देखा था ये छोटे से देश में कितनी बड़ी तबाही मची थी, राजा रानी वाला सिस्टम हटाने में कितनी दिक्कत आई थी और देश फॉर्म कैसे हुआ था, फ्रांस कैसे बना था, उसमें कौन कौन से सिस्टम आए थे। इस बार हमारे पास पूरा यूरोप है तो तबाही तो मचने वाली है। रेवोल्यूशंस तो बहुत भर भर के होंगे। पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक रेवोल्यूशन था, यहाँ पर तुमको 4-5 रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। बड़ा मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा ये प्यारे प्यारे देश जो तुम सुनते हो ना, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब बने कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, नेशन कैसे बने। ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम लोग कहानी की तरह समझेंगे। वीडियो के एंड होते होते तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद हो जाने, या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठ जाएगा दिमाग में। कैसे बैठेगा मैं बैठा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। बस 1 घंटे अपने दिमाग को शांत करके मेरी बातों को सुनते रहो। ये हम लोग एक सफर की तरह इस चैप्टर को प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करेंगे और वीडियो एंड होते होते तुम लोग बोलोगे वाह, सब समझ में आ गया। इंडिया के बेस्ट एनिमेशन के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो क्या करना है तुम्हें, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो क्या हाल है पढ़ ले गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें लगेगा कि अब बचा ही क्या है पढ़ने को, 1 घंटे में नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट हो गया। ये कैसे, तुम लोग फैन बन जाओगे इस तरीके से तुम लोग को मैं पढ़ा रहूंगा। तो बस प्यार से इस वीडियो को देखते रहो। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग यूरोप में आई कैसे। तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग ही एक बहुत ही धुआंधार पेंटिंग से होती है। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के चाचा ने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने एक सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था पैक्ट बिटवीन द नेशंस। उसमें उन्होंने ना अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशन से एक अच्छी सोसाइटी इमेजिन करी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोसाइटी, और उन्होंने पेंटिंग बना दी। एक पेंटिंग तुम्हारे यहाँ पर एनसीईआरटी में फर्स्ट पन्ने पर दी हुई है, आओ समझते हैं। इसमें तुम लोग देख रहे होगे कि फ्रांस, जर्मनी, इन सबके झंडे लेकर सब पूरा देश एक लाइन से चले जा रहा है। और किस तरफ जा रहा है, लिबर्टी के रास्ते पर जा रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने के रास्ते पे जा रहा है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उन्हें रास्ता दिखा रही है, टॉर्च लेके। एक हाथ में उनके टॉर्च है, एक हाथ में क्या है, एक हाथ में है राइट्स चार्टर, ह्यूमन राइट्स का जो लेखा जोखा है वो भी लेके खड़ी है कि हाँ सबको ह्यूमन राइट्स मिलेगा। और पूरा जो कंट्रीज है वो उन्हीं के रास्ते में बढ़ते जा रहा है। ऊपर जीसस भगवान बड़े हैं, वो क्या है, खुश हैं एकदम, और उनके साथ साथ में सब एंजल्स हैं, वो भी खुश हैं। और फ्रेटर्निटी की रेज निकल रही है, भाईचारे की रेज निकल रही है, सब लोग साथ में एक लाइन में चल रहे हैं। और आगे जब तुम लोग देखोगे ना तो कुछ एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल तुम्हें देखने को मिलेंगे। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, तो ये जो अपना राजा रानी मोनार्की वाला सिस्टम है ना, उसे हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें बस एक ही लोग है, वही फैसला लेंगे, वही कहेंगे, जो होना है वही होगा, ठीक है। तो और किसी का मर्जी नहीं चलेगी। तो उनके जो सिंबल्स हैं, मुकुट है, तलवार है, स्वॉर्ड है, ये सब गिरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो राजा रानी वाला सिस्टम था, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम था, वो अब खत्म हो चुका है। तो ये इमेज हम लोगों को मोटा मोटी ये दिखा रही है। अब यार ये इमेज ना हमारे चैप्टर का कोर है। अब यार ये जब पेंटिंग हम लोग ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि यार नेशन लोग अपने झंडे लेके जा रहे हैं। उस टाइम पर नेशन वाली बात तो कुछ थी ही नहीं। तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो चाचा ना, उन्होंने सब इमेजिन किया था कि ऐसा होगा। एक आइडियल सिनेरियो, एक आइडियल सोसाइटी उन्होंने इमेजिन की थी जो उस टाइम पर नहीं थी। इसे यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया क्या है, ऐसी इमेजिनेशन, एक ऐसी सोसाइटी जो बेस्ट है, एकदम गोकुल धाम सोसाइटी जैसी, जहां पर कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, राम राज्य है प्रॉपर, जहां पर सब अच्छे से हो रहा है। तो यूटोपिया क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इतनी अच्छी सोसाइटी है। तो इमेजिनेशन में तो एग्जिस्ट कर सकती है ना, तो उन्होंने पेंटिंग बना दी। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो चाचा ने बनाया था। इसका नाम क्या है, पैक्ट बिटवीन द नेशन। और ये क्या है, एक यूटोपियन इमेजिनेशन है, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब यार ये जो पेंटिंग हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें हम लोगों को फ्लैग लिए जो लोग जाते हुए दिख रहे हैं वो एक नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब कैसे फॉर्म हुए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नेशन होता क्या है। यार जो हमारी अभी के टाइम के जो मॉडर्न कंट्रीज है ना, देखो कंट्री और नेशन में क्या अंतर होता है कि जो हमारी कंट्रीज है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पर बनी होती है, और जो हमारा नेशन है वो लोगों से बनता है। ये दिमाग में रखना, क्रश को इंप्रेस कर दोगे तुम अगर ये समझ गए तो नेशन स्टेट क्या होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग नेशन के नाम से जानते हो। उसमें लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग होती है।
एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है कि मैं भारतीय हूं, तुम भी भारतीय हो। अब ये वाली फीलिंग कैसे आती है? ये वाली फीलिंग आती है कॉमन डिसेंट से, कि हाँ हमारे भी पूर्वज एक साथ रहे थे, तुम्हारे भी पूर्वज एक साथ रहे थे, मतलब कि हम लोग बहुत सालों से साथ में रह रहे हैं। इंडिया इसका अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। कॉमन स्ट्रगल से हम लोगों के अंदर वो कलेक्टिंग बिलोंगिंग वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे इंडिया में भी हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए साथ में मिलकर स्ट्रगल किया, ऐसे ही कॉमन आइडियल से हम लोगों को हमारी कॉमन कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग आ सकती है कि हाँ हमारे आइडियल सेम है, हम लोग एक भगवान को मांगते हैं, हमारा रिलीजन सेम है, हम लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं। इस बेसिस पर भी हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आ जाती है। तो उससे फॉर्म होता है हमारा नेशन स्टेट। कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो याद रखना कि नेशन स्टेट है क्या। और इससे तुम्हें मोटा मोटी ये चैप्टर समझने में भी काफी हेल्प मिलेगी। अब यार ये चैप्टर हम लोगों ने कहां छोड़ा था? क्लास 9 में फ्रांस का केस देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था। तो अब आओ बात करते हैं फ्रांस की, कि उसमें उस टाइम पर क्या हो रहा था। जो ड्यूक मेटरनिक चाचा हैं वो कहते हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है पूरे यूरोप को। जो फ्रांस में होगा वही पूरे यूरोप में होगा। तो आओ देखते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आए और फ्रांस ने कैसे यूरोप को इन्फ्लुएंस किया। अरे क्या बताएं बेटा, अब उम्र हो गई है तो कुछ याद नहीं रहता है। एक निमोनिक मिल जाता तो मजा आ जाता। कौन कौन से चेंजेस आए, कैसे याद करोगे? इन्फ्लुएंस से। फ्रांस के जो चेंजेस थे उसने क्योंकि पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस किया, तो हम लोग इसको याद करेंगे इन्फ्लुएंस से। कैसे? आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन। फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद में जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ला पैट्री मतलब भारत, जैसे हमारा भारत माता है ना, तुम्हारी माता मेरी माता सबकी भारत माता, वैसे ही फ्रांस में भी कहा गया ये हमारी पितृभूमि है, ये फादरलैंड है। तो फादरलैंड, अगर फ्रांस के जो नागरिक है उन सबको लगेगा ये फादरलैंड है, तो एक कनेक्शन फीलिंग आएगी, एक लगेगा कॉमन आइडेंटिटी। और ला सिटोयन मतलब हम सब सिटीजन्स हैं, तो हमारे बीच में भी कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन राजा रानी से नहीं, हम सब सिटीजन है। तो द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन डाला गया लोगों के दिलों में। फिर न्यू सॉन्ग और हाइम कंपोज किए गए, नए नए गाने। पहले प्यार भरे गाने, स्ट्रगल वाले गाने होते थे, अब वंदे मातरम जैसे गाने बनाए गए कि हाँ देश के लिए प्यार करो, देश के लिए प्यार करो, ये वाले गाने बने। इसके बाद में जो ओथ्स थे वो भी अब नेशन के नाम पर लिए गए, राजा के नाम पर नहीं। फ्लैग, नया फ्लैग बनाया गया, एक नया ट्राई कलर फ्लैग आया। पहले तो राजा रानी का फ्लैग होता था, अब आया देश का फ्लैग, जिससे लोग कनेक्ट करें कि ये हमारा देश है। INFL क्या है? लैंग्वेज। हम लोगों ने देखा ना ये कॉमन आइडेंटिटी वाली फीलिंग लैंग्वेज से भी आती है। तो वहां पर फ्रांस में फ्रेंच चलता था, तो फ्रेंच को प्रमोट किया गया, कहा गया कि ये जो कॉमन जो डायलेक्ट्स हैं उसको अब मत बोलो, तुम लोग कन्नड़ मत बोलो, तमिल मत बोलो, अभी देश खतरे में, देश बना है नया नया, तो सब हिंदी बोलो, ठीक है। ऐसे ही वहां पर फ्रांस, क्योंकि सब लोग बोलते थे, तो कहा कि अब फ्रेंच लैंग्वेज सब लोग बोलेंगे, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। INFL, यू का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। राजा रानी थे तो वो तो कोई लॉ बनाते नहीं थे, वो कहते थे कि जो मैं कहूंगा वो होगा। अब लॉज बनाए गए और सबको एक कैटेगरी में रखकर कहा गया कि सब एक हो, सबके लिए इक्वल लॉज होंगे। INFLU। ई क्या है? स्टेट जनरल्स। पहले के टाइम पर जो राजा ने स्टेट जनरल अपॉइंट कर दिया वही होते थे। अब क्या हुआ? स्टेट जनरल्स को लोग इलेक्ट करेंगे, लोग वोट करेंगे। और कौन वोट करेंगे? एक्टिव मेंबर्स वोट करेंगे। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था एक्टिव मेंबर होते क्या होते हैं? 25 साल से उम्र के जो ज्यादा के मैन है, सिर्फ मैन है और प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता है। तो ये लोग वोट करेंगे और स्टेट जनरल को इलेक्ट करेंगे। अब ये स्टेट जनरल जो थे ना, वो एक तरीके से छोटे छोटे राजा होते थे। जैसे हमारे यहाँ पर जमींदार होते थे जो लोगों से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे और राजा को देते थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो हमारे स्टेट जनरल थे वो एक तरीके से अपने लोकल राजा होते थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, ठीक है। तो स्टेट जनरल नाम इतने समय से चलता आ रहा था कि लोगों को बुरा लगता था ये सुन के, इसी वजह से स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो अपने पास ये जो N है इसका मतलब है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ये रीनेम कर दिया गया, किसका नाम? स्टेट जनरल का नाम। INFLUEN हो गया। C कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी गई। फ्रांस बहुत छोटा देश है,
ठीक है, हमारे स्टेट से भी बहुत छोटे, हमारे पास फ्रांस जितने स्टेट्स हैं, समझ रहे हो? तो अब उसके अंदर इधर उधर जाने में क्या होता था, ये जो स्टेट जनरल लोग रहते थे ये टैक्स वगैरह लेते थे। अब देश में कहीं पर भी जाओ, कोई भी ट्रेडिंग करो, अब तुम्हें कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी पड़ेंगी तुमको। इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डाल दिए गए कि भाई यहां पर 1 फुट की वैल्यू जितनी है उतनी फ्रांस में कहीं पर भी जाओगे 1 फुट उतना ही होगा, 1 मीटर इतना है, 1 मीटर उतना ही होगा। पहले क्या था, राजा रानी थे तो अपने पैरों के नाप के हिसाब से 1 फुट रखते थे कि मेरा 1 फुट है तो वो उतना ही रहेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब अलग अलग जगह पे जाओगे तो बदलते रहेंगे ना, तो इसी वजह से कोई इक्वल स्टैंडर्ड मेजर नहीं था कि कितना है। यहां से 10 किलो लेके जाओ सामान, फ्रांस में दूसरे कोने पर वो पता चला 2 ही किलो रह गया, क्योंकि वहां पर इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था। ये कर दिया गया कि अब फ्रांस में 1 किलो का वैल्यू हर जगह 1 किलो ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रांस ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। अब फ्रांस के इस चेंजेस से जो आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या हुई, इन्फ्लुएंस हुई। तो इस आइडिया को उन्होंने अपने देश में भी लागू करने की सोची। तो बाकी देशों के, आसपास के देशों के जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो छोटे छोटे क्लब्स बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे। वहां पर वो लोग बातें करते थे कि कैसे यहां पर हमारे देश में भी ये वाले जो चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों पे बातें होने लगी। उस क्लब को कहा जाता था जैकोबिन्स क्लब। और उनका क्या काम था, वो लोग करते थे कि कैसे हमारे देश में भी ये चीजें लागू की जा सकती हैं। और साथ साथ में उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव था कि जब फ्रेंच आर्मीज आएंगी, फ्रेंच आर्मीज को किसी तरीके से बुलाओ, उनको रास्ता दो कि वो लोग हमारे यहां पर आकर हमें भी डेमोक्रेटिक बना पाए, हमें भी आजाद कर पाए राजा रानी वाले सिस्टम से। तो ये मोटा मोटी चेंजेस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। अब यार सब लवी डवी टाइप से चल रहा था, कुछ साल सब अच्छे से चला। फिर आते हैं हमारे माटी के लाल नेपोलियन अंकल, नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, जो थे माटी के लाल। ये 1799 में आकर फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये कोई राजा रानी के फैमिली से नहीं थे। इन्होंने धीरे धीरे करते पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी हासिल करी, ये आर्मी में थे, और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। और आते ही इन्होंने कह दिया भाई डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया भी नहीं चलेगी, अभी तो मेरा राज चलेगा और मैं करूंगा चेंजेस। नेपोलियन आते हैं और 1804 में अपने चेंजेस का एक कच्चा चिट्ठा लॉन्च करते हैं, एक लिस्ट लॉन्च करते हैं, जिसको कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब ये नेपोलियनिक कोड की डेफिनेशन याद कर लेना, जो वर्ड्स है लेटर्स याद कर लेना, वरना नेपाली कोड लिख के आ जाओगे तुम। तो नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड है क्या, तो यार ये इस कोड में ये ऐसे ऐसे चेंजेस बताए गए थे ना जो एकदम परफेक्ट थे। लोगों को लगा यार ये तो एकदम परफेक्ट चेंजेस है, ये इसी की तो हमें जरूरत थी। तो नेपोलियन कोड भी हमारा परफेक्ट ही था, PARFECT, परफेक्ट। पी नेपोलियन कोड में क्या था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए गए थे। अब कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नहीं, सब इक्वल हो। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑफ बर्थ हटा दिए गए, और क्या किया, इक्वालिटी प्रमोट किया, अब सब इक्वल हैं बिफोर लॉ। ई परफेक्ट ना, ई नहीं, ई नहीं, ए, PA है, परफेक्ट, PA। अपना फ्रांस में लैंग्वेज बदल जाती है। ए एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था, ये राजा रानी वाला सिस्टम की नोबिलिटी राज करेगी, गरीबी उनको पैसे देगी फ्री में, तो ये वाला सिस्टम हटा देगा, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम हुआ। आर क्या है हमारा, आर है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जो पहले के टाइम पर राजा रानी थे ना, कभी तुम सोच सकते हो कि राजा रानी के टाइम पर कोई कहेगा कि ये मेरी जमीन है, नहीं, सारी जमीन राजा की होती थी, राजा बस दान करता था कि हाँ तुम्हारी जमीन है। एट द एंड ऑफ द डे राजा का उस पर हक होता था। अब क्या हुआ, अब नेपोलियन ने कहा जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उसकी है, इस पर किसी का हक नहीं है, राजा रानी नहीं छीन सकते, तो राइट टू प्रॉपर्टी उसने इंट्रोड्यूस की। एफ क्या है, फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो यहां पर जो हमारे लेबर्स थे ना, वो सर्फडम से पीड़ित थे। सर्फडम मतलब होता है कि एक खेत है, वो खेत तुम्हारा नहीं है, ठीक है, और तुमको वहां पर मेहनत करनी है, तुम लेबर हो। तुम वहां पर जब काम करने जाते थे तो जो उस लैंड के जो मालिक होते थे, जैसे इंडिया में जमींदार थे, वो लोग क्या करते थे, कहते थे कि अब तुमको यहीं रहना, और उन्हें एक तरीके से कैद कर दिया जाता था। तो उन्हें एक सर्फडम लेबर बना दिया जाता था, जो अपने घर भी नहीं जा पाते थे अपनी मर्जी से। तो इससे छुटकारा दिलवाया नेपोलियन ने सर्फडम लेबर्स को, कह दिया कि अब तुम फ्री हो सकते हो, तो फ्रीड सर्फडम लेबर्स।
और जो उनके ऊपर टैक्सेस चढ़े हुए थे, मैनोरियल ड्यूज थे, उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है। ई, इक्वल स्टैंडर्ड फॉर वेट एंड मेजरमेंट। यहां पर जो अभी देखो, अभी नेपोलियन के आने के बाद ना एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आ गई थी, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। उसने कहा कि ठीक है, ये जो चेंजेस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो तो ठीक है, पर अब इसको अच्छे से हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। हर एक जो हमारे मेजर्स हैं वो प्री डिफाइन हो गए कि हाँ 1 kg का कितना वैल्यू होगा, 1 मीटर कितना लंबा होगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ जाए, ट्रेड बढ़ जाए फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ, इक्वल स्टैंडर्ड फॉर वेट एंड मेजरमेंट रखा गया। और टी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जो बीच बीच में दिक्कत होती थी ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो सही कर दी और पूरे फ्रांस में अच्छे से ट्रेड हो। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नेपोलियन ने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो सिविल कोड में क्या था, परफेक्ट था। सिविल कोड क्या था, परफेक्ट था। ये एग्जाम में 3 नंबर के लिए आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, परफेक्ट अपने कॉपी में लिख दो कि परफेक्ट का मतलब क्या है। ग्रेट, अभी लिखने मत बैठ जाना, अभी दिमाग में समझो क्या है ये चैप्टर क्या है। तो नेपोलियन चाचा आते हैं और कहते हैं कि भाई सब परफेक्ट परफेक्ट है। लेकिन जब नेपोलियन चाचा विदेशों में भी, जब नेपोलियन चाचा को देखा ना लोगों ने कि इन्होंने सब परफेक्ट कर दिया, तो लोग फैन हो गए। फ्रांस में जितने बिजनेसमैन थे, जब वो ट्रेडिंग करने लग गए, उनको कॉमन करेंसी मिल गई, उनको सारे ट्रेड बैरियर्स उनके जब हटा दिए गए, तो वो तो फैन बन गए। मतलब नेपोलियन एकदम नेशनल क्रश बन गए भाई। सब लोग प्यार करने लग गए, आसपास के देशों के लोग भी प्यार करने लग गए। बट कुछ समय बाद वक्त ने किया एक हसीन सितम और नेपोलियन चाचा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया और नेपोलियन चाचा को सब लोग बेवफा कहने लग गए। नेपोलियन बेवफा है के नारे लगाने लग गए। क्यों? क्योंकि 2-3 दिक्कत थी, 2-3 ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के, ये परफेक्ट सिविल कोड के सिस्टम के और नेपोलियन चाचा के। क्या थे ड्रॉबैक्स, क्या थी दिक्कतें जिससे नेपोलियन को अपोज करने लग गए लोग? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली दिक्कत कि ये जो सिविल कोड है, इसने इकोनॉमिकल फ्रीडम दी, पैसे वाली ट्रेड की तो फ्रीडम दे दी, बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला। नेपोलियन को अपोज कोई नहीं कर सकता था। नेपोलियन जो है वो है, जो उसने कह दिया वो सही है। इकोनॉमिक फ्रीडम मिल गई बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, ये दिक्कत थी। इसके साथ साथ में जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। नेपोलियन चाचा को ना मन कर रहा था कि फ्रांस की टेरिटरी बढ़ाई जाए, तो वो एकदम निकल चुके थे एकदम देश को जीतने के लिए, तो उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा था, तो उसके लिए टैक्स बहुत जोर के बढ़ा दिए गए। सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी गई। सेंसरशिप होती है कि भाई कोई चीज रिलीज होने से पहले राजा देखता है कि मेरे कोई बुराई तो नहीं कर रहा है। जैसे फिल्म बोर्ड में भी सेंसरशिप होती है कि सोसाइटी के लिए चीजें सही है कि नहीं, तो वो क्या करते थे, कैची चला देती हैं। अगर कोई राजा की बुराई करोगे तो वो काट दी जाएगी। तो सेंसरशिप लागू कर दी गई, हैवी सेंसरशिप, कि नेपोलियन की बुराई करोगे तो डायरेक्ट जेल में जाओगे तुम, ये कह दिया गया। इसके साथ साथ में फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग गया नेपोलियन आर्मी में। कहा कि भाई आओ आओ आओ, मुझे जंग पे जाना है, बाकी देशों को जीतना है। तो जितने भी उसके पास लोग थे उन सबको उसने भर भर के आर्मी में इकट्ठा कर लिया और भेज दिया लड़ने के लिए। तो वो फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग गया आर्मी में। तो ये 4 दिक्कतें थी जिसकी वजह से नेपोलियन का अपोज किया जा रहा था। ये ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, इसी वजह से लोग नारे लगा रहे थे नेपोलियन बेवफा है। तो यार ये तो था हमारा नेपोलियन और फ्रांस का केस। अभी इनको यहीं छोड़ देते हैं। हम लोगों का चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप का क्या सीन है, आओ ये देखते हैं। तो यार 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी में हमारे पास थे, जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेसी और क्या, पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी वो लोग थे जो पावर होल्ड करते थे सोसाइटी में, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जैसा नाम बता रहा है, उन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। ये थे नोबल्स की फैमिली, राजाओं के प्यारे क्लोज मिनिस्टर्स, ये सब एरिस्टोक्रेट्स थे। इनके पास बहुत सारा पैसा था, इनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी थी। ये लोग हाई क्लास लोग थे। ये लोग फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच ना एलीट लोगों की भाषा मानी जाती थी, तो लोग फ्रेंच बोलते थे एकदम धड़ाधड़। इसी वजह से ये लोग जब शादी भी करते थे ना, तो आपस में ही करते थे कि राजा रानी की बेटी के साथ शादी करो, बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ शादी करो, जिससे कि एक क्लास मेंटेन रहे। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, जैसा नाम बता रहा है कि बहुत अमीर थे, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत थी कि ये पॉपुलेशन में बहुत कम भी थे।
मतलब अमीर लोग जो होते हैं वो कम ही होते हैं सोसाइटी में, तो ये 2-4%, 5% हम लोगों को यहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स देखने को मिलते थे। फिर हमारे पास थे पीजेंट्स। ये क्या थे? ये गरीब लोग थे, निहायती गरीब और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में। इनके पास ना जमीन थी, एरिस्टोक्रेट्स की जमीन पे बेचारे सर्वडम लेबर बन के काम किया करते थे। ये दो क्लासेस थी हमारे पास 18th सेंचुरी में। कुछ समय बीता और सोसाइटी में आए पढ़े लिखे लोग। मिड 18th सेंचुरी तक आते आते हमें एक नई क्लास देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्किंग क्लास या फिर न्यू मिडिल क्लास। तो ये ना इतने अमीर है कि एरिस्टोक्रेट्स और ना इतने गरीब है कि पीजेंट्स हो, तो ये मिडिल में न्यू मिडिल क्लास हमें देखने को मिली। ये लोग थे बिजनेसमैन, ये लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके पास पैसा आ गया था। प्रोफेशनल्स थे, ये डॉक्टर्स वगैरह थे, जिनके पास पैसा आ गया था और अमीर हो गए थे। बट पीकी ब्लाइंडर्स में एक डायलॉग है जिसमें थॉमस शेल्बी कहता है कि मैं चाहे कितना भी पैसा कमा लूं, ये जो दीवार है जो एरिस्टोक्रेसी और मेरे बीच में, वो कभी खत्म नहीं होगी। वो लोग कभी भी मुझे अपने क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ वहां के लोगों के साथ कि पैसा आ गया बट फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ तुम भी आओ, तुम भी एरिस्टोक्रेसी फैमिली में आओ। नहीं, उन्होंने कहा तुम अभी भी वही हो, पीजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे अमीर होने से। तो जो मिडिल क्लास थी ना, ये अपनी सोचती थी, इनकी ये पढ़े लिखे थे। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो भाई जिसने पढ़ाई कर ली है, जिसने पैसा अर्न कर लिया है, जिसको नॉलेज है, वो मांगेगा आजादी, वो मांगेगा लिबरेशन। तो यहां से हमारी लिबरल नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? तो लिबर मतलब होता है, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है फ्री। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो अमीर है, जो न्यू मिडिल क्लास है, वो मांगने लगे कि हमें फ्रीडम दो। ये क्या है कि एरिस्टोक्रेसी बचपन से कोई राजा पैदा हुआ है, अब हमें चाहिए आजादी। इन्होंने फ्रीडम की मांग की। अब यार ये जो पढ़े लिखे लोग थे ना, इनकी डिमांड क्या होगी? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ व्हाट वे द डिमांड ऑफ न्यू मिडिल क्लास, या फिर लिबरल नेशनलिज्म का क्या की आइडिया था, उनकी मांग क्या थी? तो उनकी मांग थी कैफे की। पढ़े लिखे लोग कहां जाएंगे? कैफे में जाएंगे। सी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी मांग थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ए, एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ये जो राजतंत्र है ये खत्म हो। एफ, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये राजा रानी वाला सिस्टम क्या है भाई? कोई बचपन से क्यों इतनी प्रिविलेजेस लेके पैदा हो रहा है? हम सब इक्वल है, हम सब पैसा कमा रहे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे उससे पैसा मिले। ये इन्होंने मांग की। ई, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई ऐसा ये ना हो कि किसी को स्पेशल मिल रहा है कि वही सारे बेनिफिट एंजॉय करे। हमें भी मौका दो, हम भी अगर पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं तो हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की इन्होंने मांग की। तो ये जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, पॉलिटिकली इन्होंने ये डिमांड की कि हमें कैफे दो भाई। अच्छा, इसमें ना दो एस्पेक्ट है। जब हम लोग लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, साथ साथ में इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखते हैं। हम लोगों ने लिबरलाइजेशन टर्म पढ़ा है जिसमें ट्रेड बैरियर्स खोल दिए जाते हैं इंडिया में। खैर वो तो अपना इकोनॉमिक का टर्म हो गया, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक में जो हमारी लिबरलाइजेशन होती है, लिबरलिज्म, उसका क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक में लिबरलिज्म का पूरा मतलब होता है, जैसे सिनेमा में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, वैसे ही इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक लेवल पर जब हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजैक्शन और टैरिफ। इसका मतलब क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाए, ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाए, और टैरिफ जो टैक्स लगता है ट्रांसपोर्ट करने में चीजें, वो कम लगे। अब उस टाइम पर यूरोप छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, नेशन बना नहीं था। तो उस टाइम पर ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब यूरोप ना अपना बहुत छोटा है, जैसे हम लोगों ने बेल्जियम देखा था, हरियाणा जितना बड़ा है, हरियाणा से कम है। तो वैसे ही बाकी यूरोपियन जो कंट्री थी बहुत छोटी छोटी थी। तो उनमें जब ट्रेड करने जाओ तो हर 100, 2, 10, 15 किलोमीटर में तुम्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ट्रेडर्स बड़े परेशान हो गए। तो 1834 में एक ट्रेड यूनियन बना, एक कस्टम यूनियन बना। कस्टम मतलब होता है ट्रेडिंग, तो उसे कस्टम यूनियन भी कहते हैं। एक कस्टम यूनियन बना जो था वोल्वेरिन का छोटा भाई, जोल्वेरिन। तो एक कस्टम यूनियन बना जिसका नाम था जोल्वेरिन। इसमें क्या किया गया? 3 चेंजेस किए गए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी करी कि भाई कोई बिना रेस्ट्रिक्शन के आराम से इधर उधर ट्रेड कर पाए। ट्रांजैक्शन, पहले भाई अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी है, 300 करेंसी होती थी। अब उन्होंने क्या किया? ट्रांजैक्शन इजी करने के लिए सिर्फ 2 करेंसी रखी, T फॉर ट्रांजैक्शन, T फॉर टू, बस 2 करेंसीज रखी जाएंगी और नहीं, ज्यादा चोचले नहीं होने चाहिए।
आसानी से ट्रेड करो। इसके बाद में जो टैरिफ बैरियर्स थे, जो ट्रेड बैरियर्स थे, वो हटा दिए गए और कम से कम टैक्स में तुम्हारा ट्रेडिंग होने लग गया। ये 3 काम किए गए कस्टम यूनियन बनने के बाद। कब बना था ये? 1834 में। ये दिमाग में रखना। ये किसने स्टार्ट किया था? तो हमारा जो प्रशिया है, वहां पर यूरोप में एक कंट्री थी, प्रशिया, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। उसने और जर्मन के छोटे छोटे स्टेट्स भी बाद में उसमें जुड़ गए थे। तो ये ज़ोल्वेरिन की इंफॉर्मेशन याद रखना। 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, बताओ कस्टम यूनियन क्या था, नाम क्या था? तो ज़ोल्वेरिन था। अभी हम लोग पॉलिटिकल फ्रीडम पे थे ना, लिबरलाइजेशन हो रही है, लोग लिबरल नेशनलिज्म की आग को भड़का रहे हैं, कैफे की डिमांड कर रहे हैं, ये सब तो हो ही रहा था। पर तभी एक बुरी खबर आई 1815 में, जब हमारे नेपोलियन चाहता, जिसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबरेशन कहते थे, आज़ादी की एक तरीके से धर्म ध्वज धारक, जो खुद माटी के लाल थे और ये जो एरिस्टोक्रेसी है उसको मिटा रहे थे, उन्हें एरिस्टोक्रेटिक देशों ने, जहां पर कंजर्वेटिज्म फॉलो किया जाता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना लिबरलिज्म, जिसमें लोग फ्रीडम चाहते हैं, कंजर्वेटिज्म में लोग चाहते हैं कि जैसा चलता आ रहा था वैसा चले, राजा रानी वाला सिस्टम चलता आ रहा था वही चले। ये लोग राजा रानी के सपोर्टर है, कंजर्वेटिज्म। इन्हें कंजर्वेटिव्स कहा जाता है, जो इस विचारधारा को मानते हैं कि जैसा चलता आ रहा है उसको चेंज मत करो, वही चलने दो, चेंज आएगा तो धीरे धीरे। ये लोग आजादी की मांग करते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, जो है वही रहेगा, राजा रानी वाला सिस्टम है वही रहेगा। तो हमारे जो नेपोलियन थे, उन्हें कंजर्वेटिव देशों ने मिलकर हरा दिया 1815 में। किन देशों ने हराया? एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। प्रैब देशों ने हराया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। प्रैब देशों ने 1815 में हमारे नेपोलियन चाचा को मार दिया, हरा दिया। जब भी कोई वॉर जीता जाता है या हारा जाता है, हर वॉर के बाद में होती है एक ट्रीटी, जिसमें जीते और हारे हुए देश मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा वॉर का, कौन कौन से चीजें बदली जाएंगी। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है। वियना एक जगह का नाम है, वहां पर एक ट्रीटी हुई। जीते हुए देश गए और हारा हुआ देश अपना फ्रांस वहां पर बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा था कि भाई अब क्या करें बताओ। तो हमारे जीते हुए देश प्रैब देश थे, उन्होंने एक होस्ट अपॉइंट किया जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। नाम सुना सुना लग रहा है ना, इन्होंने ही बोला है कि जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो इन्हें होस्ट किया ड्यूक मेटरनिक ने। ये भी कंजर्वेटिव ही थे, ये चाहते थे जो है राजा रानी वाला सिस्टम वही चले। तो यहां पर चेंजेस क्या क्या किए गए? पहला चेंज ये किया कि जो बर्बन डायनेस्टी है उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया। बर्बन बिस्कुट खाओ फ्रांस में, अब तुम यही करो, और कोई नहीं आएगा रूलर। बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। जितनी भी अपनी टेरिटरीज जो फ्रांस ने बढ़ाई थी, वो अब फ्रांस लूज कर चुका था। अब जो टेरिटरीज नेपोलियन ने बढ़ाई थी ना लड़ झगड़ के, उस पर वापस कब्जा कर दिया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी जैसे देशों ने ये फ्रांस के जो टेरिटरीज थे उन पर कब्जा कर लिया। साथ साथ में एक सीरीज ऑफ टेरिटरीज फ्रांस के साइड साइड में बैठाई गई। जो बड़े बड़े देश थे ना, जो ऑस्ट्रिया जैसे, ऑटोमन एम्पायर जैसे जो हैवी देश थे, उन्होंने क्या किया, साइड साइड में फ्रांस के अपनी स्पेशल टेरिटरीज बना ली कि फ्रांस फिर से बढ़ ना पाए, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ में जो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट था, जो ये नेपोलियन ने स्टैब्लिश किया था, वो हमारे कंजर्वेटिव को कुछ खास बुरा नहीं लग रहा था, तो बस वो रहने दिया गया। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ मेजर 4 चेंजेस थे जो ट्रीटी ऑफ वियना में हुए। ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट क्या पता आ जाए, तो दिमाग में रखना। ठीक है, तुम्हें याद हो जाएगा धीरे धीरे करके जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया ना। अभी तो लिबरेशन की बात चल रही थी, फ्रीडम की बात चल रही थी, आजादी आजादी लोग चिल्ला रहे थे, तभी पता चला भाई ये 4 देशों ने मिलकर तुरंत बैंड बजा दी नेपोलियन की। तो अब जब बड़े लीडर की बैंड बज चुकी है, तो ये जो लिबरेशन वाले जो लोग थे ना, जो चाह रहे थे यूरोप आजाद हो, यूरोप आजाद हो, अब ये इनके अंडरग्राउंड जाने का वक्त आ गया कि अब छुप जाते, वरना हमें भी देखेंगे, हमें भी कूट देंगे। अब सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लग गई। लोगों ने कहा कि हम लोग अगर कैफे में जाकर नहीं कर सकते हैं आजादी की बातें, तो अंडरग्राउंड एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करके तो बातें करेंगे आजादी की। लोगों ने फिर सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है ग्यूसेपी मैजिनी का। ग्यूसेपी मैजिनी, स्पेलिंग नहीं याद होती ना, GUSPE से याद कर लो, GUSPE। तो हमारी जो ग्यूसेपी मैजिनी थे, इनका जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा नाम की जगह पर। थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। ये जब 24 साल के थे तो इनको इन्हीं के देश से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये आजादी की बात करते थे, कह रहे थे कि यूनिफिकेशन करो। इटली के थे, ये इटालियन थे, तो ये चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, एक बड़ा देश हम लोग को मिले, जो छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड है, एक बड़ा इटली, अखंड इटली हम लोग को देखने को मिले। इसी वजह से इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, यंग इटली मर्सलेज में और यंग यूरोप बर्ने में। ये 2 याद रखना है कहां का परफॉर्म की थी और नाम क्या है, सीक्रेट सोसाइटी।
इससे ये आजादी के बाद ये जो लिबरलिज्म वाली थॉट्स है, आइडियाज है, वो शेयर कर रहे थे लोगों को, बता रहे थे कि आजादी मिलनी चाहिए, राजा रानी वाला सिस्टम जाना चाहिए। सीक्रेट सोसाइटी थी क्योंकि उस टाइम पर हमारे नेपोलियन चाचा हार गए थे। अब ये जो आइडियाज हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये क्या है? ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। लोगों ने बात की आजादी की, तो आजादी के लिए जंग होना स्टार्ट हो गई और स्टार्ट हुआ एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से 1848 के बीच में एक दौर आया रेवोल्यूशन का, जब रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन हुए और कंजर्वेटिव्स की बैकबोन तोड़ी गई। कहा कि अब आजादी लेकर रहेंगे, लिबरलिज्म के थॉट को फैलाया गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे मजा आएगी। स्टार्ट होता है 1830 में। कहां से स्टार्ट होगी? फ्रांस से स्टार्ट होगी। फ्रांस हमारा मेन है, यूरोप का देश है। तो जुलाई में 1830 में जो हमारा बर्बन बिस्कुट डायनेस्टी फिर से लाया गया था, उसको फिर से उन्होंने चाय में गिरा दिया कि भाई अब तुम डूबो। अब हम लोग जो लिबरेशन वाले लोग थे, जो लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या क्या, रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, बर्बन बिस्कुट डायनेस्टी को फिर से खत्म कर दिया। कहा कि अब नहीं होगी ये बर्बन डायनेस्टी, अब होगा कॉन्स्टिट्यूशन का राज फिर से। तो जुलाई 1830 में कॉन्स्टिट्यूशन का राज फिर से रीस्टैब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से स्टैब्लिश की गई और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। कहा कि अच्छा आप बनो, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज रहेगा, आप एक पपेट राजा बन जाओ, हेड बन जाओ। जुलाई में हुआ ये 1830 में। अब ड्यूक मेटरनिक चाचा ने क्या कहा था? जुकाम तो भाई यूरोप को होना ही है। अब यहां पर इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, तो उसके बगल में बेल्जियम है। बेल्जियम ने कहा कि भाई अब फ्रांस यार इतनी आजादी कर ले रहा है, हमें भी आजादी चाहिए। तो उसने यूनाइटेड किंगडम से अपने आप को आजाद करवा लिया, यही देख के। तो हमारा जो 1930 है उसमें बेल्जियम भी आजाद हो गया यूनाइटेड किंगडम से। इसके बाद में जो हमारा ग्रीस है ना, वो क्यों पीछे रहता? जुकाम तो उसको भी होना है। तो जो पहले ग्रीस था हमारा, वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आता था। 1821 में पहली बात की गई थी कि भाई ग्रीस को अलग नेशन बनना चाहिए, 1821 में, बहुत पहले। बट फेल हो गए बेचारे। उन्होंने कहा कि ऑटोमन एम्पायर ने कहा नहीं, आजादी देंगे तुम्हें, जाओ जो करना है कर लो। अब बेचारे दुख में थे, तो दुख में निकलती है पोइट्री, दुख में निकलती है पेंटिंग्स। तो लोगों ने क्या किया, पेंटिंग्स, पोएम, इन सब के थ्रू लोगों में एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगाना स्टार्ट किया। 1824 में एक हमारे फेमस राइटर लॉर्ड बायरन, पोएट है वो, ठीक, वो भी फंड करते थे। उन्होंने भी फंड किया, ज्वाइन किया इस रेवोल्यूशन को, बट फीवर से उनकी मौत हो गई। खैर, इनका नाम याद रखना, लॉर्ड बायरन। इन्होंने ग्रीक रेवोल्यूशन में हेल्प की थी, मदद की थी। इन्होंने भी कोशिश की कि आज़ादी मिले, बट फीवर से मृत्यु हो गई। तो खैर, फिर क्या हुआ? फिर हमारे फ्रांस ने चीख दिया। 1830 में हमारे फ्रांस ने फिर चीखा, भाई जुकाम इनको होना था। रेवोल्यूशन की फीलिंग और भड़क गई और 1832 में जो हमारा ग्रीस है वो फाइनली आजाद कर दिया गया। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में हमारे ग्रीस को आजादी मिल गई। कौन सी ट्रीटी? तुम बोलो जरा। ट्रीटी ऑफ यार एक दो बार बोल देना, टीचर अगर क्लास में बुलवा देगी ना, इज्जत का कचरा हो जाएगा अगर कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं बोल पाओगे तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हो गया? हमारा ग्रीस हो गया आजाद, नेशन बन गया, वो अलग, ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया। इस पूरी कहानी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता तो पहले क्या लिखोगे? 1821 से शुरू हुआ था। पोएट्स, रेवोल्यूशनरीज, पेंटर्स, लॉर्ड बायरन जैसे लोगों ने सपोर्ट किया। और आखिर में तीसरा पॉइंट क्या? 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से हो गई, ग्रीस को मिल गई आजादी। अब यार ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ आर्ट की वजह से, ये सब हुआ पोएट्स की वजह से, ये सब हुआ पेंटिंग्स की वजह से, ये सब हुआ लोगों के इमेजिनेशन की वजह से। यार ये जो सोसाइटी के अंदर आंदोलन वाली फीलिंग आती है ना, वो उसको स्टैब्लिश करने में पोएट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, आर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। पोएट कहता है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जब लोग उसको पढ़ते हैं ना, दुष्यंत जी की इन लाइनों को पढ़ते हैं, तो लोगों में भरोसा आता है कि हाँ, अगर तबीयत से उछालेंगे तो आसमान में सुराख होगा। लोगों के अंदर बिलीफ आता है, फेथ आता है। आर्ट रेवोल्यूशन लाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से। तो जो हमारे यूरोप में जो आर्टिस्ट थे, जो पेंटर्स थे, उन्होंने भी इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में मदद किया। रोमांटिक इमेजिनेशन जगाई। तुझे देखा तो ये जाना, ये वाला रोमांटिक इमेजिनेशन नहीं, शाहरुख खान वाला नहीं।
रोमांटिक इमेजिनेशन होती है, रोमांटिसिज्म मतलब होता है कि देश के अंदर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगाना थ्रू आर्ट, थ्रू कल्चर, थ्रू पोएट्स, थ्रू पेंटिंग्स। तो लोगों के अंदर एक फीलिंग जगाई। किसने जगाई? दो लोगों का नाम हमारे एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहले तो जोहान गॉटफ्राइड, उनको फ्राई कर दिया। तो जोहान गॉटफ्राइड थे, उन्होंने दास वोक का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने कहा कि जो किसी भी सोसाइटी है उसका कल्चर डिसाइड करेगा कि वहां के लोग कैसे रहें। कल्चर और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दास वोक का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। इसके बाद हमारे पास एक म्यूजिशियन थे, करोल केपिंस्की। उन्होंने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगाना शुरू किया। कहा कि हमें आज़ादी लेनी चाहिए, ये सुनो गाने प्यारे प्यारे, वंदे मातरम जैसे गाने बनाने शुरू किए लोगों के अंदर, और नेशनलिज्म वाली फीलिंग जागी। और 1831 में जो हमारा पोलैंड है ना, अब पोलैंड था ना, वो पहले रशिया के कंट्रोल में था, रशिया के अंडर में था। वहां पर लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। अब यार रशिया के लोगों को रशियन बहुत पसंद थी, मतलब रशियन लैंग्वेज बहुत पसंद थी। तो उन्होंने कहा कि रशियन बोलो, ये पॉलिश वॉलिश नहीं चलेगा। तो पोलैंड के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, जो प्रीस्ट लोग थे वो भड़क गए भाई। तो 1831 में एक वहां पर भी एक रेवोल्यूशन जैसा हो गया छोटा सा, जिसमें जो प्रीस्ट लोग थे और लोगों ने कहा कि अब हम लोग नहीं बोलेंगे, अब हम लोगों को चाहिए आज़ादी। खैर रशिया स्ट्रांग देश है, बेचारे जो प्रीस्ट थे उनको बहुत मारा वारा गया, सर्बिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया, बहुत पिटाई लगाई गई उनकी, और ये रेवोल्यूशन दबा दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रेवोल्यूशन हुआ ना, वहां पर भी लोगों ने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए। तो रोमांटिक इमेजिनेशन से हम लोगों को पता चला कि रेवोल्यूशंस तक हो जाया करते हैं। अब यार 1830s का जो दौर था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें पता है कि लोग खाने की ज्यादा डिमांड करेंगे, काम की ज्यादा डिमांड करेंगे। और जो हमारे राजा साहब थे लुइस फिलिप, वो भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि बस मेरा भला हो। तो धीरे धीरे करके फ्रांस गर्म हुआ फिर से, और 1848 में फ्रांस ने कहा कि बस भाई बस हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, बस अब मैं तो प्रॉपर ब्रेकअप करना है मैंने, अब मैं दोबारा पैचअप नहीं करूंगी ये मोनार्की से, अब हम लोग बनेंगे रिपब्लिक। तो 1848 में फाइनली हमारा जो फ्रांस है वो रिपब्लिक कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, रिपब्लिक होने के बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली बनाई गई और प्रॉपर रिपब्लिक हो गया जैसा होता था। अब राजा वाला सिस्टम नहीं है, तो लोग प्रॉपर वोट करेंगे और वोट से सरकारें बनेंगी, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। अब यहां पर ना जो वोट है, इसका मतलब सब नहीं है, सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज मतलब राइट टू वोट, उसका अधिकार सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ किसको मिलेगा, हमारे 25 साल से बड़े लोगों को अधिकार है। वो किसको मिलेगा, अब चेंज किया गया, कहा गया 21 साल से उम्र के जितने भी बड़े मेन हैं, लड़के हैं, बस वही वोट कर पाएंगे, लड़कियों को अभी भी अधिकार नहीं मिला। ठीक है, इस बार ये कहा गया कि अच्छा क्योंकि हम लोग रिपब्लिक हैं तो अब हम लोग ये जो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है वो हटा देंगे, कोई भी आदमी वोट कर सकता है, बस 21 साल का हो और उससे बड़ी एज का हो, 21 साल से बड़ी एज का हो तो उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा। राइट टू वर्क गारंटी कर दिया गया कि हाँ आप सबको काम भी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस किए गए रिपब्लिक बनने के बाद। फ्रांस ने फिर चीखा है, फ्रांस रिपब्लिक बना है, देख रहे हो, तो एक और रिवोल्ट होना ही है। तो हमें एनसीईआरटी कहती है एक और रिवोल्ट हुआ था 1845 में, सिल्सिया रिवोल्ट। अब इसमें क्या होता, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो सिल्सिया में क्या होता था, वीवर्स थे। ठीक है, तो वीवर्स को जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बहुत डराता धमकाता था, तो वीवर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को ही मारना शुरू कर दिया, क्या कि निकलो यहाँ से। कॉन्ट्रैक्टर बेचारा भाग के पास के गांव में गया, वहां पर भी नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्टर को मार के भगा दिया गया। तो ये तो अच्छा लगा शुरू में, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर फिर फोर्स लेके आ गया और बहुत पिटाई लगवाई वीवर्स की, 11 लोग मार दिए गए वीवर्स के। तो ये सिलीसिया रिवॉल्ट है, इसको भी तुम बहुत दिमाग में रखना कि सिलीसिया रिवॉल्ट क्या था। तो बेसिकली यहाँ पर वीवर्स ने शुरू में कॉन्ट्रैक्टर को मारा, कॉन्ट्रैक्टर गया, पुलिस लेके आया, सबको मार पड़वाई और फिर से सब नॉर्मल कर दिया। खैर इंपॉर्टेंट क्या है कि रेवोल्यूशन हुआ तो सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जली तो सही, भले ही बुझा दी गई। अब यार इतने देर से हम लोग रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये जो अपने लिबरल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये कब करेंगे रेवोल्यूशन? तो लिबरल्स भी हमारे रेवोल्यूशन करते हैं 1848 में। तो जो हमारे न्यू जो मिडिल क्लास फॉर्म हुई थी, जिसमें
अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, ये सब इकट्ठा होते हैं फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर, और वहां पर वो लोग डिमांड करते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की। वो लोग अपने कुछ मेंबर सिलेक्ट करते हैं, 831 मेंबर्स वो लोग इलेक्ट करते हैं, और उनको कहते हैं कि आप हमारी मांगों को जाकर राजा तक पहुंचाओ। राजा कौन थे? प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर। तो वहां पर जाकर हमारी बातों को रखो और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो और राजा की पावर्स को कंट्रोल करो। तो ये 831 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और चले गए सेंट पॉल चर्च में, जिसे इन्होंने कहा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वहां पर इकट्ठा होकर इन्होंने राजा के सामने अपना एक प्रपोजल डाला, कहा कि अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको एक्सेप्ट करो और हमारे शर्तों पे राजा बनो। ये जो तुम्हारा ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम है जो तुम चाहोगे वो रहा, ये गलत है, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा ने इनकी बात सुना और कुछ देर बैठे रहे, फिर कहा कि जरा पीछे देखो, तुम्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था। बोले कि अच्छा, इतने सपोर्ट के साथ आए हो। उन्होंने अपनी आर्मी बुलाई, मार पड़वाई और भगा दी। यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया उनका प्रपोजल, और ये हमारा लिबरल रेवोल्यूशन खत्म हो गया। अब 18 मई 1848 में ये जो गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में प्रपोजल लेके, बेचारे मार खा के वापस आ गए। अब ये जो हमारे 5 पॉइंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ लिबरल रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो ये 5 पॉइंट में लिखने रहेंगे। लेकिन अब ये फेल क्यों हुआ? तो इसका मेन रीजन ये था कि ये जो रिच मिडिल क्लास है ना, एलीट मिडिल क्लास, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ये सब अमीर लोग हैं, इन्होंने पीजेंट्स की बातों को रखा ही नहीं, तो पीजेंट्स का सपोर्ट इन्हें मिला नहीं। इसी वजह से जो मेजर पॉपुलेशन थी उनका ही जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इनकी बात का खाक मानेगा राजा। इसी वजह से ये वाला रेवोल्यूशन नहीं हो गया, फेल हो गया। ठीक है, यहां पर एक और बात जो देखने वाली वो ये है कि विमेन्स का क्या रोल था। विमेन्स ने इस रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बट उनको कभी कभी जो उनको उनके हिस्से का जो उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिला, रिकॉग्निशन नहीं मिला। तुम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो इमेज देखोगे, उसमें ऊपर वाले लेयर में बालकनी में है विमेन्स, और वो भी खड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या है? विमेन्स को उतनी रिकॉग्निशन नहीं दी जा रही थी उस टाइम पर। यूरोप में हम लोगों ने देखा कि विमेन को वोटिंग राइट्स अभी तक कहीं नहीं मिले। तो यहां पर हमारा जो सिस्टम है ये अभी एक गंदा गंदा सा चल रहा है। रेवोल्यूशन हो रहे हैं बट फेल हो जा रहे हैं। खैर, 1848 के रेवोल्यूशन के बाद में जो हमारे राजा साहब थे ना, उन्हें लगा कि क्या पता ये अगली बार आए और पीजेंट्स के सपोर्ट के साथ आए। इसी वजह से इन्होंने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि ये जो सर्फडम वाला सिस्टम था उसे एबॉलिश कर दिया। कहा कि अच्छा, लेबर क्लास ने सपोर्ट नहीं किया था इन लिबरल्स का, तो उनके लिए कुछ काम कर देते हैं कि सर्फडम वाले जो लेबर्स हैं उनको थोड़ा फ्री कर दे। इसके बाद इन्होंने क्या किया? हंगेरियंस को फ्री कर दिया। 1867 में हंगेरी को ऑटोनॉमी दे दी, जिससे कि लोग शांत रहें, रेवोल्यूशन ना हो जाए कोई, और ये लिबरल्स फिर मुंह उठा के ना आ जाए। ठीक है, तो यहां था हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट था लिबरल रेवोल्यूशन का, और 1848 तक हम लोग पहुंच गए। मतलब हम लोगों ने जो पूरा कॉन्सेप्ट था एज ऑफ रेवोल्यूशन वो पूरा कर लिया है कंप्लीट। अब धीरे धीरे क्या होता है? यूनिफिकेशन होते हैं। अब याद है वो 1848 वाली पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो की, जिसमें सारे नेशंस एक साथ बढ़ के आगे बढ़ रहे थे। आओ उसका देखते हैं कि कैसे नेशन फॉर्म होते हैं, कैसे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो एक बड़ा नेशन फॉर्म करते हैं। तो हमें टोटल 3 नेशंस के फॉर्मेशन को देखना है। जर्मन यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब आओ यार, अब तक हम लोगों ने जितना टॉपिक कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहां पर पूछा गया है हमसे कि ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो पहली बार कब डेवलप हुई, तो कब होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में? तो आंसर होगा हमारा 1789। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पेंटिंग बताओ किसने बनाई और कब बनाई है। तो ये जो 4 पेंटिंग की सीरीज थी जिसे पैक्ट बिटवीन द नेशंस कहा जाता था, और इसमें स्पेशली ये वाली पेंटिंग बनाई थी 1848 में अपने फ्रेडरिक सोरियो चाचा ने। इसके बाद एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नेपोलियन है वो पीछे अपने पर्चे वगैरह छोड़ते हुए जा रहे हैं, बेचारे झोले से निकलती जा रही है पर्चे। वो क्या दिखा रहा है? नेपोलियन अपने जो स्टेट्स है उसे लूज कर रहे हैं, ये पेंटिंग यही दिखा रहा है। द कोरियर ऑफ राइनलैंड इसका नाम है। इसके बाद हमारे पास एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर बताओ ये इमेज क्या दिखा रही है?
पहला ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, यहीं पर तो लिबरल्स गए थे हमारे, फिर मार खा के वापस आए थे। इसके बाद आओ देखते हैं कुछ लंबे लंबे क्वेश्चंस। लंबे लंबे क्वेश्चंस में तुम्हारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सिविल कोड से। अब ये स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये अलग अलग आ जाता है, सिविल कोड बताना रहता है या फिर डिमेरिट या फिर ड्रॉबैक बताने रहते हैं। हम लोगों ने दोनों देखे थे। तो सिविल कोड क्या था हमारा, परफेक्ट था। तो परफेक्ट वाले पॉइंट हमारे इसके सिविल कोड के मेरिट्स में आ जाएंगे जो उसमें चेंजेस हुए थे। ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक 3-4 थे, वो तुम्हें ऑलरेडी याद अब तक हो गए होंगे। तो ये रहे ड्रॉबैक्स और ये रहे हमारे मेरिट्स। तुम इन दोनों को ऐसे साथ में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में दोनों पूछा गया था। मेजरली एक पूछा जाता है, तो ड्रॉबैक पूछा जाता है या तो मेरिट पूछा जाता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक हार्डशिप से रिलेटेड कि अब 1830 में जो इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी उसको हम लोगों को बताना है कि कैसे हुई थी, उसका उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना। तो यार मेजरली क्या हुआ था, इस पूरे आंसर का क्या क्रक्स है। उस टाइम पर 1830s में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी थी। पॉपुलेशन बढ़ी थी तो उससे क्या हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, शहरों में भाग रहे थे। पॉपुलेशन बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और क्या क्या हुआ इसके बाद हमारा कौन कौन सा पॉइंट है, कंपटीशन का पॉइंट है कि हाँ लोगों में कंपटीशन हुआ। जो रूरल एरियाज में जो लोग काम कर रहे थे, जो छोटे मोटे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका आउटपुट बिके, इसी वजह से तो उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो गया। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग गया। फ्यूडल ड्यूज और फूड प्राइसेस बढ़े। हम लोगों ने देखा था ना, बैड हार्वेस्ट हो रही थी यूरोप में उस टाइम पर, तो फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। फूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोगों को क्या होगा, खाने की कमी होगी। लाखों लोग मर गए थे, बट फिर भी जो राजा रानी वाले जो टैक्सेस थे वो कम हुए थे नहीं, फ्यूडल ड्यूज फिर भी बढ़ाए जा रहे थे। तो ये मेजर क्रक्स है हमारे इस क्वेश्चन का। आंसर तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। अब आओ यार देखते हैं अपना आगे का चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हम लोग प्यारी प्यारी चीजें, यूनिफिकेशन वगैरह देख रहे होंगे। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स of each and every subject with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यार ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जाग रही थी ना, वो धीरे धीरे करके क्या बन जाती है, नेशन में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोगों ने जो नेशन स्टेट पढ़ा था, अब धीरे धीरे करके वो नेशंस फॉर्म होना शुरू होते हैं। इतना जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखा ना कि कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली, कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग जगानी चाहिए, लोग इकट्ठा हो, तो अब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और नेशन फॉर्मेशन होने लगता है यूरोप में। कौन कौन से नेशंस बनते हैं, तो बनता है हमारा अखंड जर्मनी, यूनिफाइड जर्मनी, यूनिफाइड इटली और ब्रिटेन। अब यार जो अपना जर्मनी और इटली है ना, ये रेवोल्यूशन से बनते हैं, इसमें थोड़ा मार धाड़ होता है, मसाला है इसमें, तो ये बहुत प्यारे प्यारे दोनों यूनिफिकेशन। और जो अपना ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में एज सच कोई मार धाड़ नहीं होती, ये लोग पार्लियामेंट के थ्रू यूनिफिकेशन करते हैं, तो काफी स्ट्रेंजली ये लोग यूनिफाइड होते हैं, इसी वजह से इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। तो अब सबसे पहले जर्मनी, फिर इटली और ब्रिटेन का एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे ये लोग यूनिफाइड हुए। एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा तुम्हारे। प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी आ जाया करते हैं, तो 5-5 पॉइंट इनके दिमाग में रखना है, पर साइड में तुम लोग को प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी को यूनाइट करने के लिए हम लोगों ने देखा था 1848 में हमारे जो लिबरल्स थे, जो मिडिल क्लास था, वो गया था और उसने सोचा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाकर जर्मनी को यूनिफाइड कर देंगे, बट वो फेल हो गए बुरी तरीके से। क्यों फेल हुए, तो ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत। पहला रीजन क्या था कि जो पीजेंट्स थे उनका बेचारों को सपोर्ट ही नहीं मिला।
क्योंकि जो हमारे मिडिल क्लास थे उन्होंने सिर्फ अपनी अपनी बातें रखी, पीजेंट्स की कोई मांग को उठाया ही नहीं। और फिर इसके बाद जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आएगी तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने भी अपोज कर दिया, मिलिट्री ने भी अपोज कर दिया, और पीजेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो वो फेल हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। तो यहां पर हमारा जो ये स्टेट्स है ना, देखो यहां पर जर्मनी पहले ऐसा था, छोटे छोटे स्टेट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था। उसी में से एक टुकड़ा था प्रशिया का। तो यहां के प्रशिया के चीफ मिनिस्टर सामने आता और कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने राजा को एक यूनिफाइड जर्मनी बनाकर दूंगा। यहां पर जो सीएम थे इनके, ऑटो वन बिस्मार्क, उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने ही प्रॉपर सारी प्लानिंग की कि कैसे यूनिफिकेशन होगा, कैसे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने फिर क्या किया, धुआंधार तरीके से 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी, जी फाड़ लड़ाइयां लड़ी। जी फाड़ लड़ाइयां मतलब एफ से फ्रांस के साथ, ए से ऑस्ट्रेलिया के साथ, और डी से डेनमार्क के साथ। इन तीनों देशों से 7 साल तक इन्होंने युद्ध लड़ा, और ये जो जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट जो इनके कब्जे में थे उसको आजाद करवाया और अखंड जर्मनी बनाकर दे दिया अपने राजा को। और फाइनली जनवरी 1871 में केसर विलियम वन बनते हैं यूनाइटेड जर्मनी के फर्स्ट एम्परर। तो कई बार 1 मार्क में भी पूछ लेता कि बताओ यूनाइटेड जर्मनी का पहला एम्परर कौन था, तो केसर विलियम वन इसका राइट आंसर हो। और तुम लोग यहां पर फोटो भी देख सकते हो कि वो सेरेमनी जो वर्सलेस का हॉल था, वहां पर कैसे राजा बनाया जा रहा है यूनाइटेड जर्मनी का। अब ये था अपना जर्मन यूनिफिकेशन, ये 5 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। अब आओ देखते हैं इटालियन रेवोल्यूशन। यार देखो, इटली ना अपना फटे मोजे जैसा था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब समझने के लिए देखो कि ये इटली में कौन कौन रूल कर रहा था और कहां कहां हमारा इटली बटा हुआ था। तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर ने इटली के ऊपर वाले हिस्से पर, नॉर्दर्न हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ था। और जो सदर्न हिस्सा है वो किंगडम ऑफ 2 सिसिलिस, या फिर कहें तो स्पेन की बर्बन डायनेस्टी ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो सदर्न हिस्सा हमारा किंगडम ऑफ 2 सिसिलिस या फिर स्पेन की बर्बन डायनेस्टी ने ये कब्जा करके रखा हुआ। यहां पर बगल में जो तुमको छोटा सा टापू दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये है सर्डिनिया पिडमोंट। जो ओरिजिनल इटली के रूलर्स थे वो सर्डिनिया पिडमोंट में बेचारे छोटे से जगह पे फंस के रह गए थे। और बीच वाला हिस्सा है, ये है पोप का रीजन, यहां पर पूजा पाठ होती थी, पोप रहते थे। अब देखो, ये पूरा जो रीजन है ये हमारे इटली का रीजन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ग्यूसेप्पी मैज़िनी साहब थे, उन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी ना यंग इटली, कि इटली को यूनिफाई कर दे, बट वो फेल हो जाते हैं। तो जो सर्डिनिया पिडमोंट के हमारे राजा हैं विक्टर इमैनुअल, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि ये इटली मेरी है और ये जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनसे मैं आजादी दिलवाऊंगा। तो विक्टर इमैनुअल 2 अपने चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि यार जर्मनी में चीफ मिनिस्टर ने यूनाइट करवा दिया, अब तुम भी करवाओ। तो काउंट कैवोर कहते हैं कि ठीक है। काउंट कैवोर जो थे ना वो बहुत डिप्लोमेट आदमी थे, तो वो नॉर्दर्न रीजन में जाते हैं और ये जो ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर जो कब्जा करके बैठे हुए थे उस पर वो लड़ाई वड़ाई लड़ते हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से वो आजाद करवा लेते हैं। साउथ बच गया अब अपने पास, नॉर्थ तो मिल गया, साउथ कैसे मिलेगा? तो यहां पर ग्यूसेप्पी गैरीबाल्डी, कौन सी बाल्टी? ग्यूसेप्पी गैरीबाल्डी हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं पीजेंट्स का सपोर्ट लेके ये स्पेनिश रूलर्स को भगा दूंगा। तो राजा कहते हैं ठीक है। तो ग्यूसेप्पी गैरीबाल्डी भी सपोर्ट करते हैं और साउथ साइड में जाते हैं, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लेकर भगा देते हैं किंगडम ऑफ 2 सिसिलिस के रूलर्स को 1860 में, और इटली हमारा सदर्न साइड से भी आजाद हो जाता है। अब क्या बचा? बीच वाला रीजन। तो बीच वाला रीजन किसका था? पोप का था ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग कहाँ ही लड़ेंगे, जब इतने लोग हार गए तो हम भी हार मानते हैं, बना लो इटली को अखंड इटली, यूनिफाइड कर लो। तो फाइनली 1861 में हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड बन जाते हैं यूनिफाइड इटली के एम्परर। तो यार ये 5 पॉइंट तुम्हें दिमाग में बैठाने होंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूछा जाए तो तुम्हें ये पूरी राम कहानी लिखनी पड़ेगी। तो अच्छे से एक बार पॉज करके इन्हें पढ़ लो। अब यार ये दोनों यूनिफिकेशन में 2 इमेजेस तुम लोग को दी हुई है। पहला, जर्मन यूनिफिकेशन में हमारा जो बिस्मार्क है
उनकी इमेजेस है, वो कोड़े चला रहे हैं, और एक में जो हमारी गैरिबाल्डी है वो जूता पहना रहे हैं जिसपे इटली लिखा हुआ है, मतलब हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड को वो जूता पहनाकर इटली सौंप रहे हैं। तो ये दो इमेज दिमाग में रखना, क्या पता किसी जन्म के बाप की वजह से एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, तो अब आओ यार बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। तो यार जो अभी तुम्हें ये ब्रिटिश आइल्स देखने को मिलता है ना, वो 18th सेंचुरी से पहले कोई नेशन नहीं था। यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी थी, उनकी एथनिसिटी। यहाँ पर मेजरली 4 एथनिक कंपोजिशंस थे, जैसे आयरिश, स्कॉट, इंग्लिश और वेल्स। ये लोग अलग अलग आइलैंड में रहते थे। जो हमारा इंग्लिश है, जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, जैसे इंग्लैंड के नाम से तुम लोग जानते हो, वैसे ही अलग अलग तुम जानते हो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। वैसे जो हमारे पास इंग्लैंड है ना, उसमें सबसे ज्यादा पावर थी, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। और 1688 में इंग्लैंड में पार्लियामेंट ने डोमिनेट कर लिया। जो उसके मोनार्कियल रूल्स थे, उसको कहा कि अब तुम थोड़ा शांत बैठो, और सारी पावर सीज कर ली अपने पास में। तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट का रूल चलने लग गया 1688 के बाद से, और जो राजा रानी है वो बस वैसे पपेट नाम के रह गए। पार्लियामेंट जैसे ही स्टैब्लिश हुआ तो वहां के जो इंग्लिश मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम लोग हर जगह तो जीत रहे हैं, अपना नेशन फॉर्मेशन कब करेंगे। तो इन्होंने कूटनीति के थ्रू, डिवाइड एंड रूल के थ्रू कहा कि अब हम लोगों को जो आसपास के जो रीजन आइलैंड्स है उसको अपने अंदर बनाना पड़ेगा और एक ग्रेट ब्रिटेन बनाना पड़ेगा। तो 1707 में बगल में स्कॉटलैंड है ना, वहां पर ये लोग जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आओ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसके बाद बनता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यार ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब फॉर्म हुई थी ना, उसमें इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा था। तो ये लोग ऐसे ऐसे रूल्स पास करते हैं, ऐसे ऐसे लॉज पास करते हैं जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज बढ़े, ये जो इनका इंग्लिश कल्चर है वो बढ़े। और जो स्कॉटिश कल्चर था उसको बुरी तरीके से दबाया जाता है। उन लोगों को उनकी गेलिक लैंग्वेज भी बोलने नहीं दी जाती है। यहां तक कि जब वो अपने कल्चर के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ मांग उठाते तो उन्हें ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है या फिर उस देश से निकाल दिया जाता है। अब स्कॉटलैंड तो इनके अंडर में आ गया। अब फिर इनकी नजर पड़ती है आयरलैंड की तरफ, और ये लोग चाहते हैं कि क्यों ना आयरलैंड को भी अपने अंदर मिला लिया जाए और एक ग्रेट नेशन फॉर्म किया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया में वो लोग डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, वैसे वो लोग करते हैं आयरलैंड में डिवाइड एंड रूल। यार आयरलैंड में ना जो क्रिश्चियनिटी चलती है वो 2 टाइप की होती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो इंग्लैंड है वहां पर प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा थे और आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोग कम थे। बट जो इंग्लैंड है वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट करता है, पैसे वैसे देता है, जिससे कि फाइनली वो लोग आयरलैंड को मिला ले। बट कैथोलिक लोग ज्यादा थे तो वो रिवोल्ट करते हैं, कहते हैं कि जैसे तुमने स्कॉटलैंड में उनकी आइडेंटिटी खत्म करी है, हमारी भी आइडेंटिटी खत्म कर दोगे। तो वहां पर काफी रिवोल्ट होते हैं। मेजर रिवोल्ट होता है 1798 में, जो वोल्फ टोन करते हैं, बट कुछ नहीं कर पाते। जो डर गया समझो मर गया। और 1801 में फाइनली आयरलैंड भी द ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन जाता है और एक नेशन फाइनली फॉर्म होता है। कौन सा नेशन? ब्रिटिश नेशन विथ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। क्योंकि ये जो रीजनल उनकी आइडेंटिटी उनको सप्रेस कर दिया और फोर्सफुली आयरलैंड को भी जोड़ लिया और स्कॉटलैंड को तो जोड़ ही लिया था। अब जैसे ही नेशन का फॉर्मेशन होता है, ये लोग इंग्लिश का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। नेशनल एंथम चूज करते हैं तो वो भी इंग्लिश, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसके बाद फ्लैग चूज करते हैं तो यूनियन जैक बनाते हैं, जिससे लगे कि हाँ इंग्लैंड का दबदबा है। सो इसी के साथ हम लोगों ने अपना ये जो तीनों यूनिफिकेशन है वो कर लिया कंप्लीट। ये तीनों तुम्हें याद होना चाहिए। अब यार हम लोगों ने मेजर पोर्शन कर लिया है चैप्टर का कंप्लीट, बस 2 छोटे छोटे से टॉपिक बाकी है। आओ देखते हैं उन टॉपिक्स को, ठीक है। इससे सेट ऑफ क्वेश्चन, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अब यार देखो, हम लोगों को ना सुनने से चीजें उतनी समझ में नहीं आती। पेंटर्स को ये बात पता रहती है कि हाँ सुनने से समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें दिखाओ। तो जो हमारे जो यूरोप के पेंटर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि हम लोगों को विजुअलाइज करवाना पड़ेगा लोगों को कि नेशन है क्या, नेशन दिखता कैसा है, तभी वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और एक कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग आ पाएगी। तो क्या किया गया? एलिगरीज बनाए गए। एलिगरीज क्या होता है? तो जब हम लोग किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं
किसी सिंबल, किसी पर्सन के थ्रू। जैसे तुम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हो, वो लिबर्टी को सिंबलाइज कर, हमने पर्सोनिफाई कर दिया कि हाँ ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो हमारे पास आइडिया था लिबर्टी, उसे हम लोगों ने एक्सप्रेस किया कैसे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाकर एक सिंबल बना दिया हम लोगों ने। ऐसे ही वहां पर यूरोप पे भी जो अलग अलग नेशंस थे ना, जब वो नेशन फॉर्म हो गए तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग अपने नेशन को पर्सोनिफाई करेंगे। जैसे इंडिया में भारत माता बनाई गई, वैसे ही वहां पर जर्मनी में जर्मेनिया आंटी बनाई गई और फ्रांस में मारियान। एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हमारे पास इमेजेस भर भर के हैं अपनी जर्मेनिया आंटी के। तो जो जर्मेनिया है वो ऐसे दिखती है। इनको अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तुम्हें एनसीईआरटी के सेकंड पेज में तुम लोगों को प्रॉपर टेबल बनाकर बताई गई है। जैसे कि इनके पास सॉर्ड है जो दिखा रहा है कि हाँ ये लड़ने के लिए तैयार है। उस सॉर्ड के ऊपर ऑलिव ब्रांच है जो दिखा रहा है कि नहीं लड़ सकते हैं बट पीस चाहते हैं। ओक लीव्स जो उनका हीरोइज्म दिखा रहा है। इसके बाद ब्रेस्ट शील्ड जहां पर उनको दिखा रहा है कि जो जर्मन एम्पायर है वो कितना स्ट्रांग है। सो बेसिकली ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी जर्मनी के लोगों को कि देखो ये है हमारा पर्सोनिफाइड हमारी जर्मनी, इससे प्यार करो। वहां के पेंटर्स ने जर्मेनिया आंटी को अलग अलग तरीके से भी दिखाया, जैसे कहीं पर वो गिरी हुई हैं, उदास हैं, जिससे कि दिखे कि हाँ जर्मनी के लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, लोग कनेक्ट कर पाए। कहीं लड़ते हुए दिखाई गई है कुछ पेंटिंग्स में। तो बेसिकली ये जो आइडिया ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, एक आइडेंटिटी है नेशन की, उसे डेवलप करने की कोशिश की गई। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताओ जर्मेनिया आंटी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सॉर्ड का मतलब क्या है, ये ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक बार इस टेबल को पढ़ लो अच्छे से। ऐसे ही फ्रांस में मैरियान जी को बनाया गया। तो इनकी इमेज पहले एनसीईआरटी में थी बट अब एनसीईआरटी को काटा जा रहा है ना, तो अब इमेज हट चुकी है। तो मैरियान जी क्या लिबर्टी दिखा रही है फ्रांस की, क्या फ्रांस आजाद है, लाल टोपी पहने हुई है वो। इसके साथ साथ में ट्राइकलर फ्लैग है उनके हाथ में जो दिखा रहा है कि हाँ वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स उतनी इंपॉर्टेंट आती नहीं है, बट तुम्हें ये याद रखना है कि फ्रांस के लोगों ने इसका काफी इस्तेमाल किया। जो फ्रांस में स्टैम्प्स वगैरह बनाए गए उसमें मारियान जी की सिंबल को, फोटो को लगाया गया जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे उनका मतलब क्या था कि जो लोग हैं उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग है और वो नेशन को विजुअलाइज कर पाए। यहां से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तुमसे पूछ लिए जाएंगे कि हाँ बताओ जर्मेनिया आंटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनका मतलब क्या है, ये जो सॉर्ड है उसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। आखिर में हम लोग जब इस पूरे टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखेंगे। अब यार आओ देखते हैं अपना आखिरी टॉपिक, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इससे सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आता है। खैर उस पर अभी बाद में आएंगे, पहले समझो कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म मतलब होता क्या है। नेशनलिज्म तो तुम लोग समझ गए, पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए हो। अब इंपीरियलिज्म क्या होता है, जब ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग इतनी बढ़ जाती है कि ये सोचते हैं कि अपने नेशन को बढ़ाना है। तो जब कोई नेशन अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बढ़ाता है, आसपास के नेशन को कब्जा करने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंपीरियलिज्म। इसे साम्राज्यवाद कहते हैं कि अपना जो नेशन है, अपना जो साम्राज्य, उसे बढ़ाना, आसपास के जगहों पर भी फैला देना। तो अब जो बड़े बड़े हमारे पास पावर्स थे ना, जो बड़े बड़े नेशन थे, वो इंपीरियलिज्म पर आ गए थे। नेशनलिज्म इनके अंदर आ गया था, अब ये लोग आसपास के रीजन्स पर कब्जा करने आ रहे थे। अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म जब मिलेंगे तो उससे क्रिएट होगी टेंशन, क्योंकि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना तो बहुत बढ़ चुकी है। तो यहां पर हम लोगों को बाल्कन रीजन के बारे में पता चलता है। इसको समझो कि क्या सीन था बाल्कन में। यहां पर काफी टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक टाइम पर। तो यार 1871 में जो हमारा यूरोप का ये रीजन है ना, ये कहलाता था बाल्कन रीजन। अभी मॉडर्न डे क्रोएशिया, सर्बिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, हर्जेगोविना नाम के जो कंट्रीज हैं वो इसी रीजन में। ठीक है, तब ये कंट्रीज नहीं थे। यहां के लोगों को कहा जाता था स्लैव्स, स्लेव्स नहीं, स्लैव्स। ठीक है, तो ये जो रीजन था हमारा, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। बट ऑटोमन एम्पायर अपना कमजोर हो गया, तो उससे क्या हुआ, इनको मौका मिल गया कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़े। नेशनलिज्म वाली फीलिंग तो यूरोप में बढ़ ही रही थी, तो इन्होंने भी डिमांड करना शुरू किया कि हमें अब अपना नेशन चाहिए। तो जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है तो इनमें से कुछ नेशंस अपनी आजादी मांगते हैं और अलग हो जाते हैं, और बाकी जो नहीं आजाद हुए रहते हैं वो कोशिश करने लग जाते हैं, रिवोल्ट्स होने लग जाते हैं कि हमें अलग चाहिए, अलग चाहिए, हम तो पहले आजादी थे, ऑटोमन एम्पायर ने हम पर कब्जा किया। अब इसके साथ साथ में एक और दिक्कत थी कि ये जो रीजन था ना, यहां पर बहुत सारे मिनरल्स थे, मिनरल के डिपॉजिट थे और बहुत सारे माइंस थे। तो
ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी पावर्स थी ना, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, इन सब के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि क्योंकि अब ऑटोमन एम्पायर अब कमजोर हो चुका है, क्यों ना अब इस बाल्कन रीजन पर कब्जा कर लिया जाए, उसको अपने अंडर में कर लिया जाए। तो बाल्कन रीजन में टेंशन क्यों क्रिएट हुआ? सबसे पहला रीजन नेशनलिज्म की वजह से। नेशनलिज्म, जो वहां के लोग थे वो आजादी चाह रहे थे, इसी वजह से छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। दूसरा इंपीरियलिज्म की वजह से, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी हमारे पास, वो आकर यहां पर कब्जा करना चाह रही थी, जिससे कि ये जो रिच ग्रीनरी वाला इलाका जहां पर माइंस है, डिपॉजिट है, वो उन्हें मिल जाए। तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही रहे थे, उसी पर बड़ी पावर्स आकर और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो फिर इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाते हैं। 1871 के बाद से यहां पर इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इतना टेंशन हो जाता है कि धीरे धीरे करके यहां पर बड़े बड़े दंगे होने लग जाते हैं, और फिर फाइनली यहां से हमारा हो जाता है वर्ल्ड वॉर शुरू। समझ रहे हो? खैर, किस वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होता है उसकी अपनी अलग कहानी है, वो कभी हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर जो तुम्हारा ऑस्ट्रिया हंगेरी है ना, उसके युवराज एक बार जा रहे होते हैं, तो बाल्कन रीजन में कोई एक नेशनलिस्ट है, वो इतना वो हो जाता है कि उसको मार देता है युवराज को। तो फिर इसी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। खैर, वो अपने सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को कहां तक क्वेश्चन आता है कि बताओ, जो हमारा ये रीजन है, बाल्कन रीजन है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा था, वहां पर क्या हुआ 1871 के बाद, टेंशन क्यों बढ़ रहा था। तो आओ यार देखते हैं इसे पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे। क्वेश्चंस हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आ सकते हैं, सबके आंसर तुम्हें ऐसे ही लिखने। फर्स्ट पॉइंट कि जो बाल्कन रीजन था, वो वहां पर वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल और एथनिक डाइवर्सिटी थी, वेरिएशंस थी। दूसरा पॉइंट, जो मेजर पोर्शन था वो यहां पर कंट्रोल करता था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, मेजर पोर्शन बाल्कन का ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारा ऑटोमन एम्पायर है, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, जब उसकी पावर कम हो जाती है, तो नेशनलिस्ट डिमांड बढ़ने लग जाती है, लोग सेपरेट नेशन की डिमांड करने लग जाते हैं। चौथा पॉइंट, ये जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे ना, जो वहां के नेशनलिस्ट लोग थे जो चाह रहे थे कि आजादी मिले, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट नेशन बने, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो रीजन था वो पहले इंडिपेंडेंट होता था, फिर उन पर कब्जा कर लिया गया, तो अब ये आजादी चाहते थे। और पांचवा पॉइंट, क्योंकि वहां पर इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और ऑटोमन एम्पायर अब हट चुका था, तो जो हमारे मेजर पावर्स थे ना यूरोप की, हमारा ब्रिटेन हो गया, हमारा ऑस्ट्रियो हंगेरी एम्पायर हो गया, हमारी जर्मनी हो गई, रशिया हो गए, ये लोग देखते हैं और कहते हैं कि यहां पर तो हमें अपना रूल चाहिए, तो वो भी यहां पर आ जाते हैं। इंपीरियलिज्म की वजह से वो भी यहां पर कब्जा करने आ जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स अभी हो रहे थे वो बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं, और फाइनली हो जाता है द ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 1914 में। तो यही था हमारा टॉपिक, बाल्कन, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो रहा है खत्म। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई गई यूरोप में, कैसे नेशंस फॉर्म होना शुरू हुए, कैसे लोगों के अंदर ये कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आई, और हमने ये भी समझा कि जब फीलिंग ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म जब साथ मिलके आ जाते हैं तो उससे वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है। तो यार, इस चैप्टर के बाद हमारी दुनिया ने यह सीखा कि नेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, और नेशन बनने लग गए, और अभी के टाइम पर तुम लोग देखो हमारे पास कितनी सारी कंट्रीज है, कितने सारे नेशंस हैं। उसका शुरुआत इसी चैप्टर से हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंडिया की कहानी देखेंगे कि इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिसमें तुम्हें अरेंज करना रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि हाँ कौन सी चीज पहले हुई थी। तो 2 क्वेश्चन, उसको देखो कैसे इसको करना है तुम्हें। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट हम लोग को दिए गए हैं, नेपोलियन वॉर, ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और स्लैब नेशनलिज्म। अब ये कब हुए थे, तो तुम्हें डेट दिमाग में बैठानी है। इसको कैसे तुम लोग, इस पूरे जो तुम्हें कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा ना चारों टॉपिक, कैसे करोगे? याद करो कौन सी चीज कब हुई थी। जैसे नेपोलियन वॉर किस टाइम पे हुए थे? नेपोलियन वॉर नहीं समझ में आ रहा? सिविल कोड के बाद नेपोलियन आया था ना, सिविल कोड ऑफ 1805, तो नेपोलियन वॉर उसी टाइम पे हुए होंगे। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे पता है कि जब वाटरलू में नेपोलियन मरा था उसी के बाद हुए, तो मुझे पता है 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। 1815 4 कौन सा पहले आया? नेपोलियन वॉर, फिर आएगा ये
ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये हम लोगों का, मुझे जितना याद आ रहा है, ये हमारा 30s और 48 जो एज ऑफ रेवोल्यूशन उसके बीच में कहीं था। तो हम ये 30 और 48 के बीच का टाइम, तो क्या होगा 15 के बाद आएगा ही, 1815 के बाद का समय, तो ये थर्ड में आ जाएगा। और स्लैव नेशनलिज्म, ये तो आगे 1871 जब यहाँ पर टेंशन हो रहा था तब हम लोग को देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चल जाएगा। ये तो खैर ABCD में ही दिया हुआ था तुम्हारा। अगर चेंज होता तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले देखो कि तुम्हारा दिमाग कहां पर चल रहा है, कौन सा डेट तुम्हें याद आ रहा है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी, ये तुम्हें याद है, तो उसको लिख दो, उसके बगल में 1815 लिख दो। नीचे कब स्लैब्स कब हुआ था नेशनलिज्म, 1871 में, उसको लिख दो। इसके बाद फिर तुम्हारा और कौन सी चीजें तुम्हें याद आ रही है? ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये कब हुआ था? 32 में, तो वो लिख दो। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हें सीरीज में बैठाने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 2 3 4 ये हमारा सही है। आओ एक और क्वेश्चन इसी से करते हैं। हमारा क्वेश्चन है और उसमें हम लोगों को द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, ब्रिटिश नेशन, थर्ड द इंग्लिश पार्लियामेंट, और चौथा है एक्ट ऑफ यूनियन। तो ये हमारा ब्रिटेन के यूनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आओ देखो इसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा आएगा पहला पॉइंट, द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। ठीक है, तो जो हमारा इंग्लैंड था सबसे पहले उसके पास पैसा और पावर आई। फिर क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट आती है और 1688 में राजाओं को कहते कि बस तुम बैठे रहो, अब सारी पावर हमारे पास होगी। तो तीसरा पॉइंट, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हैपेंड, जो एक्ट ऑफ यूनियन होता है वो होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो जब ये हो जाता है एक्ट ऑफ यूनियन, उसके बाद फिर हमारा इंग्लिश नेशन फॉर्म होता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका सही रहेगा। ठीक है, आओ एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक नहीं दो देखेंगे। तो ये इमेज क्या दिखा रही है, तो हमने देखा था जर्मेनिया आंटी के जो लीव्स हैं वो क्या है, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जर्मेनिया आंटी स्वॉर्ड वगैरह ये सब लेकर क्यों खड़ी है, जिससे वो जर्मनी के लोगों को जस्टिस दिलाएं। तो ये हीरोइज्म और जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है हमारी जर्मेनिया आंटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद में यहाँ पर जो मैप है वो क्या दिखा रहा है, तो ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी में इमेज है वो ये दिखा रही है कि ब्रिटेन एक टाइम पर कितने ज्यादा नेशंस में फैल चुका था, उसका इंपीरियलिज्म कितना बढ़ चुका था। तो वो इमेज जो है हमारे ये दिखा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश रूल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस। बड़े बड़े क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं यूनिफिकेशन वाले, हर साल आएंगे ही आएंगे। जर्मन यूनिफिकेशन या फिर इटली का यूनिफिकेशन आ जाएगा, तो दोनों को तो अच्छे से रट लेना तुम। जर्मन यूनिफिकेशन से ऐसा आएगा क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसा है। इटली का यूनिफिकेशन होगा तो ऐसा आंसर तुम लोग लिख सकते हो। हम जब पढ़ रहे थे तभी भी हम लोगों ने पॉइंट वाइज देखा था, तो उसको एक बार याद कर लेना। ठीक है, लिख लो कहीं। फिर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कम आता है, बट वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोग को याद होगा। अगर यूनिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर वो किससे आता है, बाल्कन रीजन से क्वेश्चन आता है कि बताओ टेंशन कैसे बढ़ी थी। तो हमारा है तो बाल्कन रीजन आएगा या तो यूनिफिकेशन आएगा। ये आउट क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे सोशल साइंस के, तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो वही आउट क्वेश्चन है, इनमें में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारा ये पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत बड़ा चैप्टर था, हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब क्या करना है, अब तुम्हें शांति से सांस लेनी है और नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें हम लोग आसानी से अपने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को प्रॉपर वर्कशीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पढ़लेक्स ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर भी तुम लोग को सारी चीजें मिल जाती हैं। नीचे प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स आज ही कंप्लीट कर लो। तो जाना जा पढ़ ले।